हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। आज के सेशन में मैं इंडियन पॉलिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स को यानी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं कल्याणकारी योजनाओं को डिस्कस करने वाली हूँ। दृष्टि द विजन की बुक से मैं इसको कवर कर रही हूँ और ये आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके 2 वीडियोज़ आएंगे जिससे कि इंडियन पॉलिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स आपका कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल होगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर से करें। सबसे पहले हम जानेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं एवं उद्देशिका के बारे में। तो हर संविधान का एक दर्शन होता है। भारत के संविधान का भी एक दर्शन है जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में निहित है। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वामपंथी नेता एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में रखा गया था। तो क्या है संविधान की उद्देशिका? उद्देशिका को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था, जिसे कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 यानी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। तो ये प्रस्तावना यानी उद्देशिका क्या थी जो पेश की गई थी? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये है उद्देशिका। प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इसकी व्यवस्था को लागू कराने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता है। भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत, अंगीकृत व अधिनियमित हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 से पूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था, इस अधिवेशन में की गई घोषणा और 26 जनवरी 1930 के दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने के कारण लिया गया था। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा हुआ था, जिसमें कि सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। संविधान सभा में टोटल 389 सीटें हैं, जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए 296 और देशी रियासतें 93 थी, जिनमें ब्रिटिश भारत की सीटों में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य छोटे दलों को 15 सीटें प्राप्त हुई। संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। संविधान की निर्माण प्रक्रिया में श्री बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की फाइनल ड्राफ्ट को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 तक, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था। संविधान सभा का प्रतीक यानी मुहर था हाथी। एस.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को हीलियम में रख करके सुरक्षित रखा गया है। भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है। इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। संविधान के पृष्ठों जो कि हिंदी संस्करण है, इसको सजाने का कार्य शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस के द्वारा किया गया। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 395 आर्टिकल है, 22 पार्ट है और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में अधिकतर न्यायाधीशों ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग है। उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये संशोधन आधारभूत संरचना के सिद्धांत के अधीन होगा। प्रस्ताव का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है।
उद्देशिका में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित कर तीन नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। उद्देशिका में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अमेंडमेंट कर तीन नए वर्ड्स समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई है क्योंकि ये वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो आगे हम संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति को देखेंगे कि किस वर्ष किस चीज़ को स्वीकृति मिली थी। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकृति मिली थी। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जनगण मन को स्वीकृति मिली और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी स्वीकृति मिली थी। संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियों को जानते हैं। तो ये बड़ी समितियां हैं और उनके अध्यक्ष हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, जिसमें मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक समिति हैं। तो मूल अधिकारों और एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी हैं। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। राज्यों के लिए समिति, मतलब राज्यों से समझौता संबंधित जो समिति है, उसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। संचालक समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो बड़ी समितियां थी। अब हम छोटी समितियों के अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं जीवी मावलंकर। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के.एम. मुंशी। सदन समिति के अध्यक्ष हैं पट्टाभी सीतारामैया और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, जबकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आगे हम ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के बारे में बात करते हैं। बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण वो क्षेत्रीय पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का पुनः निर्वाचन बम्बई से हुआ। तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, बी.एल. मित्र ने। और अगले सदस्य हैं टी.एम. कृष्णमाचारी, जो कि 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद हुए सदस्य बने प्रारूप समिति के। कौन? टी.टी. कृष्णमाचारी। आगे हम भारतीय संविधान पर अन्य देशों के संविधान का क्या प्रभाव है उसके बारे में जानेंगे। कहाँ से क्या चीज़ लिया गया है। ब्रिटेन से जो प्रावधान ली गई है वो है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनात्मक व्यवस्था। ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। मूल अधिकार, न्याय पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जो ली गई है वो चीज़ें संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली गई है, वहाँ के संविधान से। और उद्देशिका का विचार भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं कि कनाडा से क्या क्या चीज़ ली गई है। एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ का स्वरूप, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, ये भी कनाडा से लिया गया है। शक्ति विभाजन यानी संघ और राज्य के बीच जो शक्ति विभाजन हुई है अलग अलग, वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की जो चीज़ें हैं वो भी कनाडा से ली गई हैं।
उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय जो है वो कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय की जो प्रक्रिया है वो भी कनाडा के संविधान से ली गई है। अब बात करते हैं कि आयरलैंड से क्या क्या ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवी आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन जो है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया के बारे में भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श गणनात्मक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें फ्रांस के संविधान से लिया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वाइबर संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है वो जर्मनी वाइबर संविधान से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिग्रहित है, जैसे न्यायपालिका, कैग, अध्यादेश, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध आदि। संविधान सभा अधिकांश भाग जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिग्रहित है। कुछ महत्वपूर्ण कथन है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कहा है ग्रीनविल ऑस्टिन ने। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये कथन है सर अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर का। प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ये कथन है के एम मुंशी का। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ही वास्तविक लक्ष्य एवं अंतिम उद्देश्य है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये कथन है। और प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, ये कथन है एन ए पालकीवाला का। आगे हम स्वतंत्रता के पहले गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में जानते हैं, उनके सदस्य और वो किस विभाग से संबंधित हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले से संबंधित विभाग में कार्यरत हैं, उसके सदस्य हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण विभाग से संबंधित हैं। सरदार वल्लभ देव रक्षा मंत्री। जॉन मथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित हैं। जगजीवन राम श्रम विभाग से संबंधित हैं। CH भाभा कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय में हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग से संबंधित हैं। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन से संबंधित हैं। C राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला विभाग से संबंधित हैं। I चुंदरीगर वाणिज्य विभाग से संबंधित हैं। लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। अब्दुल रब निश्तार डाक एवं वायु विभाग से संबंधित हैं। गंजाफर अली खान स्वास्थ्य विभाग संबंधित हैं और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि विभाग से संबंधित है। ये स्वतंत्रता की पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल थी। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे। अब हम स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो कि 1947 में बना उसके बारे में जानेंगे, उनके सदस्यों को जानेंगे। जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो कि 1947 में बना उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और वैज्ञानिक शोध विभाग से संबंधित है। ये राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले से विभाग से संबंधित थे जवाहरलाल नेहरू। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह विभाग में, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामले से संबंधित विभाग में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग से संबंधित हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा विभाग से। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन विभाग से। RK षणमुखम चट्टी वित्त विभाग से। जगजीवन राम श्रम विभाग से। सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग से। डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि विभाग से। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य विभाग से। CH भाभा वाणिज्य विभाग से। रफ़ी अहमद किदवई संचार विभाग से। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित हैं और VN गाडगिल कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग से संबंधित हैं। जवाहरलाल नेहरू अंतिम सरकार में वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष व स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल राज्यों के मामले के मंत्री थे।
अब हम आगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो कि भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है उसके बारे में जानेंगे। संविधान के इस भाग 1 में भारतीय संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 के फर्स्ट के अनुसार इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ यानी यूनियन होगा। पहली अनुसूची में सभी राज्यों के नाम और भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं। अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को नए राज्य का निर्माण करने, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उस पर राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए, लेकिन राज्य विधानमंडल की राय या मत राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यानी भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। बेरूबाड़ी संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि संविधान संशोधन के द्वारा ही कोई राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। उदाहरण के लिए 9वें संविधान संशोधन द्वारा बेरूबाड़ी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया और 100वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिए गए। अब हम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग और समिति के बारे में जानेंगे। 1948 में गठित एस.के. धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न करने की सिफारिश की। 1948 में गठित जेवीपी समिति, जो कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की जो समिति है, इसने राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को अस्वीकार किया। इसके विरोध में स्वतंत्रता सेनानी श्री पुट्टभी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन किया, जिसके परिणाम स्वरूप 56 दिनों के बाद उनका निधन हो गया। इस घटना से मजबूत होकर सरकार को मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर आंध्र प्रदेश का निर्माण करना पड़ा। अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें कि के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कंजरू सदस्य थे। इसकी अनुशंसाओं के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा द्विभाषी राज्य बम्बई को महाराष्ट्र मराठी भाषा वाले और गुजरात गुजराती भाषा में विभाजित किया। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के माध्यम से दादरा एवं नागर हवेली को संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित किया गया, जो कि 1954 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हो गया था। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया, जिन्हें पुलिस कार्यवाही 1961 के द्वारा अधिगृहित किया गया था। फिर 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। गोवा 25वां राज्य बना। इसके बाद 1954 में फ्रांस द्वारा हस्तांतरित पुदुचेरी का 1962 तक शासन अधिगृहित क्षेत्र की तरह और 14वें संविधान संशोधन द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के ट्वेन सांग क्षेत्रों को मिलाकर के 16वें राज्य के रूप में नागालैंड का निर्माण हुआ। 1966 में पंजाब को विभाजित कर हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का निर्माण किया गया और 1971 में पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। हरियाणा 17वां राज्य बना और हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना। 1972 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों मणिपुर और त्रिपुरा व उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर 19वां राज्य, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य बना। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा दिया गया और वहीं की जनता द्वारा चोग्याल का शासन समाप्त करने के बाद जनमत की इच्छा अनुरूप भारत सरकार ने 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। वह सिक्किम के प्रशासन के लिए अनुच्छेद 371 च में विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई। इसके बाद 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। मिजोरम 23वां राज्य बना और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना, उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां। ये 84वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। इसके बाद 2 जून 2014 को औपचारिक रूप से 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण हुआ। श्री कृष्ण आयोग इसी से संबंधित है।
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में पुनर्गठित किया गया। दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव जो कि केंद्र शासित प्रदेशों का विलय है, ये अधिनियम 2019 के 3 दिसंबर 2019 को दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है, लेकिन राज्यों की संख्या यथावत 28 ही बनी रहेगी। उल्लेखनीय है कि ये अधिनियम 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ है। अब हम राज्य क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो ये कब हुआ? जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत था पहले, और अब ये उत्तर प्रदेश हो गया है। नवंबर 1956 में श्रावणकोर कोचीन जो कि अब केरल बन गया है, नाम में परिवर्तन होकर के केरल बन गया है। जनवरी 1969 में मद्रास था जो कि वर्तमान में तमिलनाडु है। मैसूर अब वर्तमान में कर्नाटक है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी वर्तमान में लक्षद्वीप है। दिल्ली अब वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हो गई है। उत्तरांचल अब उत्तराखंड बन गया है। और पौंडीचेरी 2006 में पुदुचेरी बन गया है। उड़ीसा अब ओडिशा बन गया है जो कि पहले उड़ीसा था। अब आगे हम डिस्कस करते हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता के बारे में भाग 2 में दिया गया है जो कि अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। तो नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है। संसद ने सर्वप्रथम 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट पारित किया, जिसमें कि 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 प्रासंगिक संशोधन किए गए हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। विधिक व्यक्ति जो कि कंपनी, निगम एक्सेट्रा विधिक व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते हैं क्योंकि उन्हें मूल अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से 7 के अंतर्गत नागरिकता अर्जन के 5 तरीके जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण एवं भारत के नए क्षेत्र के सम्मिलित होने पर है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8, 9 और 10 में नागरिकता समाप्ति की 3 स्थितियां बताई गई हैं। पहली स्थिति नागरिकता का परित्याग करने पे, दूसरा किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर और तीसरा भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जाना। कानूनी आधार पर व्यक्तियों को नागरिक, अनदेशीय व्यक्ति, राज्य विहीन व्यक्ति और शरणार्थी में बांटा जा सकता है। 9 जनवरी 1950 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के दिवस को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की सिफारिश डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी ने किया था। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है, जबकि आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार है। विदेशों में शत्रु देश के लोगों को छोड़ करके बाकी लोगों को भी प्राप्त मूल अधिकार है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का अधिकार व सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायाधीश, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्ति के पात्र होंगे। तो आगे हम नागरिकता के आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 5 में दिया है संविधान के प्रारंभ पर अधिवास द्वारा नागरिकता। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से प्रव्रजन यानी माइग्रेशन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता। आर्टिकल 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल व्यक्ति के अधिकार की नागरिकता दी गई है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में दिया है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता है। वहीं आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद को होगी। इस प्रयोजन के लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है। अब आगे हम PIO और NRI के बारे में जानेंगे। PIO यानी भारतीय मूल के व्यक्ति और NRI जो कि अनिवासी भारतीय होते हैं। अनिवासी भारतीय के बारे में बात करें तो ये अनिवासी भारतीय भारत के ही नागरिक होते हैं और भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, लेकिन ये नौकरी या व्यवसाय के लिए भारत से बाहर रहते हैं। इन्हें नागरिकों को प्राप्त लगभग सभी सुविधाएं मिलती हैं। ये कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जो कि यहाँ के नागरिक कर सकते हैं। इन्हें मताधिकार का पूरा अधिकार होता है।
भारत में एनआरआई कोटे के अंतर्गत इन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। भारतीय बैंक में भारतीय मुद्रा में खाता खोल सकते हैं एनआरआई। वहीं पीआईओ की बात करें तो ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं। ये वे व्यक्ति होते हैं जो स्वयं या जिनके पूर्वज भारत के नागरिक हैं, लेकिन वर्तमान में ये किसी अन्य देश के नागरिक हैं। इन्हें 15 वर्षों तक वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। एक यात्रा के दौरान 180 दिनों तक विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराने से छूट है। भारत में कम से कम 7 वर्षों तक निवास के आधार पर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन्हें मताधिकार एवं चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। इन्हें भी एनआरआई कोटा में शिक्षा का अधिकार है और भारतीय मुद्रा में भारतीय बैंक में खाता खोलने का भी अधिकार है पीआईओ को। पीआईओ और एनआरआई के बाद हम बात करते हैं ओसीआई यानी समुद्र पार या भारतीय नागरिक। ये विदेशी नागरिक होते हैं और इनका निवास विदेश में ही होता है। इन्हें जीवन पर्यंत वीज़ा की सुविधा उपलब्ध है। एक यात्रा की अवधि चाहे जितनी लंबी हो, इन्हें पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय नागरिकता के लिए 5 वर्ष पहले पंजीकरण कराया हो और कम से कम 1 साल से भारत में रह रहा हो। इन्हें एनआरआई कोटा में शिक्षा का अधिकार है। भारत में भारतीय मुद्रा में बैंक खाता भी खोल सकते हैं ओसीआई। 9 जनवरी 2015 की अधिसूचना जो कि भारत का राजपत्र के द्वारा पीआईओ तथा ओसीआई कार्ड धारकों की भिन्नता समाप्त कर दी गई है और अब पीआईओ कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। अब सभी पीआईओ कार्डों को ओसीआई कार्डों का दर्जा प्राप्त होगा। मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक घोषणा पत्र था जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जारी किया गया। ये नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मानवीय अधिकारों को स्थान प्रदान किया। 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने मूल अधिकार से संबंधित भाग 3 को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कहा था। तो आगे हम भाग 3 के बारे में ही बात करने वाले हैं, मूल अधिकार के बारे में, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक दी हुई है। मूल अधिकार के बारे में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है और मूल अधिकार भाग 3 है। तो अनुच्छेद 12 कहता है, अनुच्छेद 12 में प्रावधान है, राज्य की भाषा। भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। अनुच्छेद 12 में राज्य की भाषा का प्रावधान है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है यानी विधि का शासन दिया है। अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 15 तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 जो है ये समानता का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता यानी विधि का शासन दिया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, जिसमें कि अलग अलग मामलों में समानता की बात होगी। विधि का शासन, धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। वहीं अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19, 20, 21 और 21 का तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 19, 20, 21, 21 का और 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया है। अनुच्छेद 21 क में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, जिसमें कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जिसको कि 21 का बना दिया गया है, अनुच्छेद 21 का। वहीं अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में दिया है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में दिया है। अनुच्छेद 23 में मानव के बलात्श्रम यानी बेगार व दुर्व्यापार का प्रतिषेध दिया गया है। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 तक
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें कि अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 में। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दिया गया है। और अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ये अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 31 में निरसित का बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 31 में इसमें संपत्ति का अनिवार्य अर्जन है। संपत्ति के अनिवार्य अर्जन को 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300 क के तहत अब ये कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार है। अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, सूचना एजेंसियों और अन्य के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 34 कहता है जब किसी भी क्षेत्र में सेना विधि प्रदत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्वर्धन। और अनुच्छेद 35 में दिया है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है। अनुच्छेद 35 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ और ये एक मानवाधिकार भी है। अधित्याग का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ वेवेयर कोई भी व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 13 कहता है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता वो न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 15 में जन्म स्थान का वर्णन है, लेकिन विभेद यदि निवास स्थान के आधार पर हो तो ये अवैध नहीं होगा। अनुच्छेद 15 के 3 में ये स्पष्ट किया गया है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 15 के 4 के अधीन राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं भी वर्गों की उन्नति के लिए या फिर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है और ऐसे विशेष प्रावधानों को अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 16 के 4 में जिस पिछड़ेपन की बात की गई है वो मुख्यतः सामाजिक है। इंदिरा शाहनी के मामले में जो कि 1992 में ये मामला आया था, इसमें ये अभिनिर्धारित किया गया है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। साथ ही क्रीमी लेयर के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया है। पिछड़े वर्गों की पहचान का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। संसद ने अस्पृश्यता यानी अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया, जिसका बाद में नाम बदल करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। इसमें दंड भी विहित किया गया है। इसके अलावा संसद ने 1989 में अत्याचार निरोधक अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी बनाया है, जो कि अपेक्षाकृत ज़्यादा व्यापक और कठोर है। इस अधिनियम में सिद्ध करने का दायित्व यानी ऑनर्स ऑफ प्रूफ अभियुक्ति पर होगा, ना कि वादी पर होगा। 1954 में भारत सरकार ने 4 प्रकार के सम्मान प्रारंभ किए हैं मेडल के रूप में। ये सम्मान है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इस सम्मानों को प्रदान करने पर रोक लगा दिया, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसे फिर से स्टार्ट कर दिया। अब हम वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट के क में दिया है क्या उपबंध है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसकी युक्त निर्बंधों हेतु प्रयुक्त अनुच्छेद है 19(2). अनुच्छेद 19(1) के ख में उपबंध है शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, जिसका युक्त निर्बंधों हेतु प्रयुक्त अनुच्छेद है 19(3). 19(1) के ग में उपबंध है संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, जिसका प्रयुक्त अनुच्छेद है 19(4). 19(1) के घ में उपबंध है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, जिसकी युक्तियुक्त निर्बंधों हेतु प्रयुक्त अनुच्छेद है 19(5). 19(1) के अंग में उपबंध है भारत के किसी भाग में निवास करने व बस जाने का अधिकार, जिसकी प्रयुक्त अनुच्छेद है 19(5).
19(1)(6) में उपबंध है, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार कराने का अधिकार है, जिसका प्रयुक्त अनुच्छेद है 19(6). प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता आदि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। न्यायिक निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1(क) में शामिल है। फिर भी स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। इसके बाद अनुच्छेद 19 का निलंबन की बात करें तो जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं को सिर्फ तभी निलंबित किया जा सकेगा जब आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण हुई हो, न कि सशस्त्र विद्रोह के कारण। भारत की एकता और अखंडता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन आदि आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंध किया जा सकता है। इसकी चर्चा इसका उपबंध है 19(2) में। अब हम अनुच्छेद 20 के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि भूतलक्षी दांडिक विषयों से संरक्षण है। 20(1) में किसी कानून को आपातकालीन प्रभाव तिथि से लागू करना, ये आपराधिक कृत्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई भी कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। वहीं 20(2) में है दोहरे दंड से संरक्षण। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। ये निषेध केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है, विभागीय व प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। वहीं 20(3) में अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण के बारे में दिया है, यानी किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब हम आर्टिकल 21 के बारे में बात करेंगे। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या फिर दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन के और यथोचित विधि प्रक्रिया अमेरिका के संविधान की विशेषता है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में आजीविका का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, शयन का अधिकार, भोजन का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार आदि को भी शामिल किया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 व 21 को आपात स्थिति में भी अनुच्छेद 359 के अधीन किसी भी आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 के बारे में बात करते हैं तो इस अनुच्छेद के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। गिरफ्तारी या निषेध यानी डिटेंशन के दो प्रकार होते हैं, दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध यानी प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। जब किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा के निरुद्ध कर सकती है। सलाहकार बोर्ड, जिसमें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, सलाहकार बोर्ड की अनुमति से इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह निरुद्ध व्यक्ति यथाशीघ्र निरोध के आधार पर संसूचित किए जाएंगे। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। संसद को यह शक्ति है कि वो विहित करे कि निवारक निरोध की अधिकतम अवधि कितनी होगी। अनुच्छेद 22 का प्रयोग करते हुए संसद ने निवारक निरोध से संबंधित कई कानून बनाए हैं। उदाहरण के लिए मीसा, टाडा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA एक्सेट्रा। सामान्य दंड विधान के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति के पास गिरफ्तारी का कारण जानने, अपनी रुचि का वकील करने व 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार होता है। ये अधिकार शत्रु देश के व्यक्तियों को वह निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त नहीं होते हैं। वही अनुच्छेद 23 के बारे में हम बात करते हैं तो मानव दुर्व्यापार में मनुष्यों का क्रय विक्रय, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति व दास प्रथा का कोई भी रूप शामिल नहीं है। अनुच्छेद 24 कहता है इस अनुच्छेद के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी भी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 इस दशा में काफ़ी महत्वपूर्ण कानून है।
अनुच्छेद 22 में है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की और धर्म को आबद्ध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 25। वहीं अनुच्छेद 26 में उपबंध है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी भाग को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में उपबंध है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जो किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि या पोषण में व्यय किए जाने हो। अनुच्छेद 28 में उपबंध है, राज्य निधि से पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसी कोई भी बात उन शिक्षा संस्थाओं में लागू नहीं होती है जिनका स्थापना किसी न्यास के अधीन धार्मिक शिक्षा को देने के उद्देश्य से की गई हो। अब आगे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो यूज़फुल है आपके लिए तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने स्टूडेंट ग्रुप में ताकि और भी लोगों को इससे हेल्प मिल सके। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 में उपबंध है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक प्रत्याभूत यानी गारंटीड उपचार प्रदान करता है। ये उपचार का अधिकार भी एक मूल अधिकार है क्योंकि ये भाग 3 में सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक और प्रत्याभूति दाता बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 द्वारा दी गई न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, अतः इसे संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। संविधान ने मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी है, जिनका निवारण निम्नलिखित है। तो ये रीट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबस कॉर्पस। ये रीट एक आदेश के रूप में है जिसमें कि उस व्यक्ति को जिसने कि किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध किया है, ये आदेश दिया जाता है कि उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे, जिससे न्यायालय ये जान सके कि उसे क्यों निरुद्ध किया गया है और यदि बंदी रखने का विधि औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त कर सके। ये रीट सार्वजनिक प्राधिकरण या प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल में भी ये रीट निलंबित नहीं हो सकता है। वहीं दूसरे रीट की बात करें, जो दूसरा रीट है वो है परमादेश यानी मैंडेमस। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश दे सकते हैं। ये उपचार न्यायालय के विवेकाधीन है। ये जिस लोक प्राधिकार को संबोधित होता है उससे ये अपेक्षा होती है कि वो उस सार्वजनिक कर्तव्य को करे जिसे करने से उसे इनकार किया गया है और जो किसी अन्य पर्याप्त विधिक उपचार के बिना कराया नहीं जा सकता। प्रतिषेध प्रोहिबिशन, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। इससे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक निकायों को अपने न्याय क्षेत्र की अधिकारिता से बाहर के कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है प्रतिषेध को। और अगला रीट है उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या फिर न्यायिक निकायों को तब जारी किया जाता है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर के निर्णय दिया है या निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो, शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है, अतः वो किसी भी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अधिकार को रोक सकता है। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। अब आगे हम उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी करने के अधिकार में अंतर के बारे में जानेंगे। तो उच्चतम न्यायालय में जो रीट जारी की जाती है वो अनुच्छेद 32 के तहत है और उच्च न्यायालय में जो रीट जारी होती है वो अनुच्छेद 226 के तहत है। उच्चतम न्यायालय में रीट जो है केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार की रीट जारी करता है और उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी ये 5 प्रकार की रीट जारी करता है। यदि मांग उचित हो तो उच्चतम न्यायालय रीट जारी करने हेतु बाध्य है और ये बाध्य नहीं अन्य कोई भी उपाय या उपचार सुझा सकता है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है और लेकिन उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ऐसा कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 32 के 4 में है, अनुच्छेद 352 के तहत आपात घोषणा के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत मिले अधिकारों को निलंबित कर सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में दिया है जिसके बारे में उपबंध अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व राज्य को नैतिक निर्देश है
ताकि राज्य मूलभूत आदर्शों को प्राप्त कर सके। ये तत्व देश की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या के साथ ही कल्याणकारी राज्य का आदर्श भी घोषित करते हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अब हम इनके विषय वस्तु के बारे में जानेंगे, यानी कि इस अनुच्छेद में क्या उपबंध है, क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 36 कहता है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की भाषा है। अनुच्छेद 37 है नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय यानी इन्फोर्सेबल न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है और विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। अनुच्छेद 38 कहता है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करना, आय प्रतिष्ठा सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 39 में समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व, धन एवं उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार व्यवस्था का दुरुपयोग न हो, ये सुनिश्चित करना। आर्टिकल 39 कहता है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधा प्रदान करना और बालकों तथा अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद आर्टिकल 39 का कहता है, जिसको ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया है, कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन करना और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां व प्राधिकार देना। अनुच्छेद 41 में दिया है कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 42 में प्रावधान है कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 42 में अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों को निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास है। और इसके बाद अनुच्छेद 43 में क को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। इसके बाद इसमें 43 में एक और ख भी जोड़ा गया है, जो कि 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा इसको ऐड किया गया है, सहकारी समितियों का उन्नयन। अनुच्छेद 44 में प्रावधान है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल, ये 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 46 में प्रावधान है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 47 में है लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना और गाय, बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। वहीं 48 में क जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, कि पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना। इसके बाद आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में उपबंध है राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए राज्य द्वारा कदम उठाना। और 51 में उपबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। विदेशी नीति हेतु आदर्श। वर्तमान में एकमात्र राज्य गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है।
संविधान में अन्य भागों में भी नीति निर्देशक तत्व दिखाई पड़ते हैं, जैसे अनुच्छेद 355 में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संघ या राज्य की सेवाओं और पदों की नियुक्तियों में इनके दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। अनुच्छेद 350 क में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराने का राज्य का कर्तव्य है। और अनुच्छेद 351 में है संघ का ये कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। तो आगे हम गांधीवादी तत्व के बारे में जानेंगे कि गांधीवादी तत्व किस आर्टिकल में दिया गया है और समाजवादी तत्व किस आर्टिकल में दिया है और उदारवादी तत्व किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 40 है गांधीवादी तत्व, अनुच्छेद 38 है समाजवादी तत्व और अनुच्छेद 44 है उदारवादी तत्व। अनुच्छेद 43 गांधीवादी तत्व है, अनुच्छेद 39 समाजवादी तत्व है और आर्टिकल 45 उदारवादी तत्व है। तो गांधीवादी तत्व हैं 40, 43, 43 ख, 46, 47 और 48। समाजवादी तत्व है 38, 39, 39 क, 41, 42, 43, 43 क और 47। वहीं उदारवादी तत्व है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, 48, 48 क, 49, 50 और 51। ये उदारवादी तत्व है। इसको याद करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम मूल कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। मूल कर्तव्य के बारे में संविधान के भाग 4 क में दिया गया है और इसकी चर्चा अनुच्छेद 51 क में इसका उपबंध के बारे में चर्चा की गई है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क अंत स्थापित किया गया और इसमें अनुच्छेद 51 क अंत स्थापित कर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। वर्तमान में इनकी संख्या अब 11 हो गई है। मूल कर्तव्यों की सूची हम देखेंगे जो कि 11 मूल कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, नेशनल एंथम का, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, सोवरियनिटी, एकता यानी यूनिटी और अखंडता यानी इंटीग्रिटी की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता यानी हार्मनी और समान भ्रातृत्व यानी कॉमन ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करे जो कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे कि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। जो माता पिता या संरक्षक हो वो 6 से 14 वर्ष की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने की अवसर प्रदान करे। ये 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद आगे हम संघ के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में संविधान के भाग 5 में दिया गया है जिसका उपबंध अनुच्छेद 52 से 151 में है। संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति हैं। अनुच्छेद 53 के फर्स्ट में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर के बनती है। राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है। हालांकि राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान में राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है जबकि अन्य पदाधिकारियों तथा संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में दिया गया है। तो हम जानेंगे अब इस चार्ट के जरिए भारत के राष्ट्रपति के बारे में, वो किस वर्ष निर्वाचन उनका हुआ था, निर्वाचित हुए थे और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। तो पहले जो निर्वाचन हुआ था, निर्वाचित हुए थे राष्ट्रपति 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है ये प्रथम राष्ट्रपति थे। 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, ये 2 बार निर्वाचित हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1962 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने, ये पूर्व उपराष्ट्रपति भी थे। 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन बने, ये भी पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके थे। 1969 में वीवी गिरी राष्ट्रपति बने, ये पूर्व उपराष्ट्रपति थे। 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद, ये आपातकाल इन पे लगाया गया था। 1977 में
एन संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने, ये 7वें राष्ट्रपति बने थे, निर्विरोध ये निर्वाचित हुए थे संजीव रेड्डी। 1982 में ज्ञानी जैल सिंह बने, ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, 8वें राष्ट्रपति बने जैल सिंह। इसके बाद 1987 में आर वेंकट रमन बने, ये पूर्व उपराष्ट्रपति थे, 9वें राष्ट्रपति बने। 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बने, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति थे। 1997 में के आर नारायण बने, पूर्व उपराष्ट्रपति थे। 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बने, जो कि एक वैज्ञानिक थे। 2007 में जो कि 13वें राष्ट्रपति बनी वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। 14वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बने, ये पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके थे। इसके बाद 17वें राष्ट्रपति जो कि अभी भी हैं वर्तमान में, ये हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राज्यपाल थे बिहार के। वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया था। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, BD जत्ती जो कि कार्यवाहक थे। नीलम संजीव रेड्डी ने राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। अभी तक 5 राष्ट्रपतियों S राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया जा चुका है। भारत रत्न किनको किनको मिला है? वो 5 राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिला है। डॉक्टर S राधाकृष्णन को, राजेंद्र प्रसाद को, जाकिर हुसैन को, APJ अब्दुल कलाम को और प्रणब मुखर्जी को। अब आगे हम भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में दिया है और उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 में दिया गया है। पद की अर्हताओं की बात करें, पद के लिए क्या होनी चाहिए, क्या अर्हताएं होनी चाहिए। राष्ट्रपति के बाद अर्हता की बात करें राष्ट्रपति बनने के लिए, तो वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़ कि वो 35 वर्ष आयु पूरी कर लिए हों और लोकसभा द्वारा निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए और राष्ट्रपति किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और सेम चीज़ उपराष्ट्रपति के लिए भी यही अर्हताएँ चाहिए कि वो भारतीय नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, राज्यसभा का। और एक चीज़ बस अलग है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। निर्वाचक गण कौन कौन से होने चाहिए? राष्ट्रपति की बात करें तो संसद के दोनों सदनों व राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के नहीं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण होने चाहिए। और दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। वहीं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक गण हो सकते हैं संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। वहीं चुनाव पद्धति की बात करें तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका चुनाव होता है। पद अवधि की बात करें तो राष्ट्रपति पद धारण करने की तिथि से 5 साल यानी उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक 5 वर्ष बाद भी वो पद अवधि उनका रहेगा। और उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से लेकर के 5 साल तक यानी उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक 5 साल बाद भी। पदच्युत की बात करें तो त्यागपत्र द्वारा, महाभियोग द्वारा, यानी जो अनुच्छेद 21 में महाभियोग के बारे में दिया गया है, पदच्युत कर सकते हैं अपने त्यागपत्र द्वारा राष्ट्रपति। महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है निर्वाचन अवैध होने पर, पद ग्रहण करने की पात्रता न होने पर। और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र के द्वारा हो सकते हैं पदच्युत। राज्यसभा के संकल्प के द्वारा उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देकर व इसका लोकसभा द्वारा समर्थन निर्वाचन की अवैधता पर। पुनर्निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन हो सकता है, इसके बारे में आर्टिकल 57 में दिया गया है। और उपराष्ट्रपति का भी पुनर्निर्वाचन हो सकता है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी विधानसभा में कुछ स्थान खाली है या फिर किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो इससे राष्ट्रपति का चुनाव बाधित नहीं होगा। जो सदस्य उस समय विधानसभाओं में हैं उन्हीं के मतदान को पर्याप्त समझा जाएगा। लाभ के पद के प्रयोजन के लिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को लाभ के पद का धारक नहीं समझा जाएगा। भारत के राष्ट्रपति होने के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन के कारण रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव
यानी चुनाव जो है वो 6 महीने में व उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र संपन्न कराने का प्रावधान है। दोनों नवनिर्वाचित राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद ग्रहण अवधि से 5 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी शंकाओं और विवादों की जांच और फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं हो सकती है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, वो उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी प्रत्याशी का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और कम से कम 50 द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक मतदाताओं की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति अपना त्याग पद उपराष्ट्रपति को दे करके पद मुक्त हो सकते हैं। और अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पद या पद से हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति द्वारा संभालने का प्रावधान करता है। द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969 के अनुसार यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इस पद पर आसीन होगा और उसका पद भी रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेगा। ऐसी एक परिस्थिति 1969 में हुआ था जब भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति का पद संभाला था। अब आगे हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद 77 के पहले के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से ही हुई कही जाएगी। सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति को अपने विवेक से नहीं मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करनी होती है। कुछ पदों के मामले में उसे भिन्न व्यक्तियों की सलाह लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने और शांति स्थापित करने की शक्ति दी गई है, लेकिन ये शक्ति औपचारिक है। राष्ट्रपति संसद के समक्ष कुछ प्रतिवेदन प्रस्तुत कराएगा। तो वो प्रतिवेदन है जो राष्ट्रपति प्रस्तुत कराएगा वो है बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण। इसकी चर्चा इसका उपबंध अनुच्छेद 112 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG का प्रतिवेदन अनुच्छेद 151 में उपबंध है इसका। वित्त आयोग की सिफारिशें अनुच्छेद 281 में है। संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन अनुच्छेद 323 में इसका उपबंध दिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन अनुच्छेद 338 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन अनुच्छेद 338 के क्रम में इसकी चर्चा की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन अनुच्छेद 340 में है। अनुच्छेद 177 के फर्स्ट में उपबंध है कि कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिशें से ही संसद में पेश किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अब आगे हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों की तुलना करेंगे। तो अगर कार्यकारी शक्तियों के आधार पर तुलना करें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल व उपराज्यपाल, मुख्य व अन्य निर्वाचक आयुक्त, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति, जनजातीय, भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी आदि की नियुक्ति करते हैं। वहीं राज्यपाल, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा में राज्यपाल द्वारा जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति, ये सारी चीज़ें जो हैं वो राज्यपाल करते हैं। संसद में सत्र दोनों सदन में आहूत करना या सत्रावसान व लोकसभा का विघटन करना, ये राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती है। इसके बारे में अनुच्छेद 85 में उपबंध है। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र आहूत करना व सत्रावसान करना, इसकी शक्ति होती है राज्यपाल के पास। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामांकित करना, साहित्य व विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा से जुड़े ये सारी शक्तियाँ जो होती हैं राज्यपाल के पास होती हैं। विधायी शक्तियों के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के पास राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नामांकित करना, साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े, इसके बारे में उपबंध अनुच्छेद 80 में दिया है। और राष्ट्रपति जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है, इसके बारे में अनुच्छेद 381 में दिया है। प्रत्येक नए चुनाव व नए वर्ष में संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करना, ये भी राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ होती है। वही राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से 1 सदस्य को विधानसभा में नामांकित करना, ये अनुच्छेद 333 में दिया है। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण करना, राज्यपाल के पास ये विधायी शक्तियाँ होती हैं।
अब हम एक इम्पॉर्टेंट नोट को जानेंगे। 25 जनवरी 2019 को लागू हुए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया है। हालांकि वर्तमान लोकसभा और विधानसभाओं के विघटन तक इनमें आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य के लिए स्थान आरक्षित बने रहेंगे। अब न्यायिक शक्तियों के आधार पर बात करें तो राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय संघ के कानूनों का उल्लंघन, मृत्युदंड के सभी मामलों में दोषित व्यक्तियों का दंड कम करना या माफ कर सकता है। इसके बारे में अनुच्छेद 72 में प्रावधान है। वहीं राज्यपाल के पास न्यायिक क्या क्या शक्तियां हैं? राज्य विधायकों के उल्लंघन पर क्षमादान, प्रतिलंबन, विराम, लघुकरण, इसके बारे में अनुच्छेद 161 में दिया गया है। लेकिन मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है, केवल उसे स्थगित, प्रविलंबित अथवा लघुकृत कर सकता है। सैन्य न्यायालय के तहत सजा प्राप्ति के संदर्भ में राज्यपाल का कोई भी शक्ति राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसका प्रावधान अनुच्छेद 123 में दिया है। क्या दिया है? अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की कुछ परिस्थितियां होती हैं, जैसे संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में न हो, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत है कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो, तो ये सारी परिस्थिति होती हैं। राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी करता है। यदि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की अवधि क्या होनी चाहिए? अध्यादेश संसद की बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देता है तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है। यदि संसद द्वारा इस पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो संसद की बैठक के 6 सप्ताह बाद ये अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यदि संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथि को बुलाई जाती है तो ये 6 सप्ताह वाली अवधि बाद वाली तिथि से ये गिनी जाती है, 6 सप्ताह बाद वाली अवधि की तिथि से। अब आगे हम राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियों के बारे में जानेंगे, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 72 में की गई है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां आर्टिकल 72 में है। लघुकरण यानी कम्यूटी, किसी भी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना, ये क्षमादान शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। परिहार भी होता है राष्ट्रपति के पास। रेमिशन यानी इसका अर्थ है कि दंड के आदेश की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना, जैसे कि 5 साल के कठोर कारावास को कम करके 2 साल के कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। और अगली जो शक्ति होती है क्षमादान की राष्ट्रपति के पास, वो होती है विराम यानी रिस्पाइट। इसका मतलब है कि दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना, जैसे गर्भवती स्त्री के मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना। प्रविलंबन रिप्राइव, इसका मतलब है मृत्यु को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। और क्षमा का शक्ति होता है राष्ट्रपति के पास पार्डन का, यानी कि अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरह मुक्ति कर देना, इसकी भी शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, जिसका उपबंध आर्टिकल 72 में दिया है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर निर्नुमोदन कर दें तो ये निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। चूंकि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है और संसद द्वारा अध्यादेश पर कार्यवाही न करने की स्थिति में ये अध्यादेश प्रथम बैठक के 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है। इस तरह अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने 6 सप्ताह होती है। अब आगे हम आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं उसके बारे में जानेंगे। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां होती हैं। वो शक्ति हैं जिसका अनुच्छेद 352 में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के होने के कारण या इनमें से किसी की भी संभावना हो, इसके कारण भारत या उसके किसी भी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वो संपूर्ण देश या उसके किसी भी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित किया गया है।
अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राष्ट्रपति उस राज्य में आपात की उद्घोषणा कर सकता है। इसके लिए राज्यपाल की रिपोर्ट या उसके बिना राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 360 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी भी भाग का वित्तीय स्थायी यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या साख यानी क्रेडिट संकट में है तो वो वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकेगा। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। अन्य शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 77 के 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों को उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों को पहचानने और उन्हें शामिल करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 339 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। और यहाँ जो चार्ट आप देख सकते हैं राष्ट्रपति आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के बारे में, तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यूजफुल है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।